नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। यूं तो बिहार के चुनाव होने में अभी लंबा वक्त बाकी है, यानी कि अक्टूबर नवंबर में मोस्ट लाइकली वहां पर चुनाव होंगे। लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत पूरे तरीके से गरमाई हुई है। पहले प्रधानमंत्री का बिहार दौरा, उसके बाद नीतीश कुमार का जेपी नड्डा से मुलाकात करना और आज मंत्रिमंडल का विस्तार होना। और जो मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा रहा है उसमें जो 7 नाम प्रस्तावित हैं वो तमाम विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। पहले सुबह ही सुबह भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर दिलीप जायसवाल, उन्होंने अपना इस्तीफा दिया। और जिस तरह से, जिस प्रकार से उन्होंने इस्तीफा दिया है वो भी चर्चा का विषय बना हुआ है। हैंड रिटन लेटर है, हाथ से लिखा हुआ है, और उसमें जिस तरह की गलतियां, स्पेलिंग की गलतियां जो हैं वो दिखी हैं, और उस पर सवाल ये उठ रहा है कि एक मंत्री हैं, डॉक्टर भी हैं, और फिर भी आप ये देखिए कि सीधे तौर पर उन्हें हिंदी भी लिखनी नहीं आती है। इस सब की भी बात की जा रही है और इससे ये भी साफ जाहिर हो रहा है कि कैसे आनन फानन में बिना उनकी मर्जी के उनसे इस्तीफा लिया गया है। और जब उनसे बात की गई, मीडिया ने जब उनसे बात की, तो उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा कि एक पद और एक व्यक्ति एक पद के रूल के अकॉर्डिंग उन्होंने ये इस्तीफा दिया है। लेकिन जिस व्यक्ति को उन्होंने इस्तीफा दिया, यानी कि जेपी नड्डा को, वो तो खुद 2 पदों पर हैं, क्योंकि वो अभी अध्यक्ष भी हैं और मंत्री भी हैं। तो सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि क्या सिर्फ उनके लिए ये रूल है या फिर सबके लिए रूल है। तो साफ तौर पर दिखाता है कि कैसे जल्दबाजी में उनका इस्तीफा लिया गया है। और कहीं ना कहीं नीतीश कुमार भी उनसे लगातार नाराज चल रहे थे। जिस तरह से उन्होंने नीतीश कुमार को उप मुख्यमंत्री बोल दिया था और भी कई बातें सामने आई थी, और अब उनका इस्तीफा ले लिया गया है। लेकिन साफ तौर पर यह बताया गया है कि सीधे तौर पर कि ये जो इस्तीफा उनका लिया गया है वो कहीं ना कहीं बहुत दिन से प्रस्तावित था, मंत्रिमंडल का विस्तार होना। लेकिन इसमें ये साफ तौर पर भी ये दिखाता है कि कैसे नीतीश कुमार को पूरे तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश है। ये जो तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें सीधे राजभवन से हैं, और यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक एक करके अब विधायक जो हैं वो अपने शपथ ग्रहण करेंगे, और ये सातों के सात जो विधायक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, ये बताया गया है। और उनमें से कोई भी जेडीयू का नहीं है। जेडीयू को सीधे तौर पर इसमें किनारा किया गया है। जातीय समीकरण का जिस तरह से इसमें ख्याल रखा गया है, दिन रात हिंदू एकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी कैसे सामाजिक समीकरण को, जातीय समीकरण को साध रही है, उससे भी आप इसको समझिए। जो नाम, 7 नाम जो हैं, जो एक एक करके अब आप स्क्रीन पर देखेंगे, जो शपथ लेंगे मंत्री के तौर पर, उसमें आप देखिए कृष्ण कुमार मंटू पटेल हैं जो कि कुर्मी हैं, जीवेश मिश्रा हैं जो कि भूमिहार हैं, इसके अलावा संजय सरावगी हैं जो कि वैश्य हैं, मोतीलाल प्रसाद हैं तेली हैं, राजू सिंह है राजपूत हैं, विजय कुमार मंडल केवट हैं, और कविता पासवान पासवान समाज से आती हैं। तो यहाँ पर अगड़ी और पिछड़ी जातियों का इसमें पूरे तरीके से ख्याल रखा गया है। और जो एक नाम जो आप सबसे ऊपर फिलहाल लिस्ट में यहाँ पर देख रहे हैं, कृष्ण कुमार मंटू पटेल, जो कि कुर्मी समाज से आते हैं, और कुर्मी समाज से ही आते हैं नीतीश कुमार। और लगातार कुर्मी समाज के नेताओं को जिस तरह से स्पेस दिया जा रहा है, उससे भी आप ये समझिए कि कैसे नीतीश कुमार का पत्ता काटने में बीजेपी पूरी तरीके से लगी हुई है। अभी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए थे भागलपुर, तो उन्होंने भले ही नीतीश कुमार को लाडला सीएम कहा हो, लेकिन उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि हम जीतेंगे तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार को भी बहुत अच्छे से पता है कि आने वाले चुनाव के बाद उनका क्या होने जा रहा है। बीजेपी लक्ष्य 122 को लेकर चल रही है। 243 विधानसभा की सीटें हैं, जादुई आंकड़ा 122 है। और पिछली बार की भी अगर हम बात करते हैं तो बड़े भाई की भूमिका में नीतीश कुमार 1 सीट ज्यादा पाकर उन्होंने बड़े भाई की भूमिका निभाई थी। और इस बार भी नीतीश कुमार लगातार ये असर्ट करने में लगे हुए हैं कि उन्हें बड़े भाई की भूमिका ही दी जाए, उनको सबसे ज्यादा सीटें दी जाए, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए, और अगर जीत जाते हैं तो उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाए। लेकिन बीजेपी ने पूरी तरीके से अब ये पटकथा लिख दी है नीतीश कुमार की, और ये पूरी तरीके से वो ढक्के और छुपके भी कोई बात नहीं कर रही है। सीधे तौर पर ये बता रही है कि इस बार अगर उसकी सरकार बनती है तो नेतृत्व में भले ही नीतीश कुमार को के चुनाव लड़ा
जाए क्योंकि वो अभी उनकी मजबूरी है, लेकिन नीतीश कुमार को किसी भी कीमत पर अब मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। आप शुरू से देखिए, जब से लोकसभा के चुनाव के बाद से 12 सांसद भले ही नीतीश कुमार के चुनकर आए हैं और नीतीश कुमार उन 2 बैसाखियों में से एक है जिन पर केंद्र की सरकार टिकी हुई है, लेकिन नीतीश कुमार लगातार अपनी मांगों की फहरिस्त लेकर जाते रहे हैं और पिछले 2 बार से तो ना अमित शाह उनसे मिले, ना ही नरेंद्र मोदी उनसे मिले और ऐसे ही बैरंग उनको लौटना पड़ा। तो यूज एंड थ्रो की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए अब जो अगला नंबर लगने वाला है वो नीतीश कुमार का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे में अपनी सियासी आखिरी पारी ये कह सकते हैं, हालांकि सियासत में कोई आखिरी पारी नहीं होती, पिछली बार भी नीतीश कुमार ने ऐसा कहा था, लेकिन अगर सेहत का हवाला देखें, उनकी उम्र को देखें तो क्या ये माने कि ये आखिरी पारी है? और अगर ये आखिरी पारी है तो क्या नीतीश कुमार बाइज्जत इस पारी को लड़ना चाहेंगे, या फिर जिस तरह से कभी वो पैर छूते हुए प्रधानमंत्री के नजर आते हैं तो कभी हाथ टटोलते हुए नजर आते हैं, या फिर वो ये सब कुछ करते हुए नजर आएंगे और अपनी इज्जत को बालाए ताक रखकर वो इसी तरीके से झुक के दब के ये चुनाव लड़ेंगे और उसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं बचा है। ये तस्वीर है, सीधे आप राजभवन से देख रहे हैं। आरिफ मोहम्मद खान को आप देख सकते हैं जो कि अब बिहार के राज्यपाल हैं, और आरिफ मोहम्मद खान को जिस दिन राज्यपाल बनाकर भेजा गया था उस दिन से भी जो खबरें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को पूरे तरीके से साइडलाइन किया जाएगा, उस पर भी ये मोहर लगी थी, क्योंकि आरिफ मोहम्मद खान को यूं ही बनाकर नहीं भेजा गया है। और वो किस तरह की छवि और किस तरह के की उनकी पूरी की पूरी प्रोफाइल है, उसको ध्यान में अगर रखें तो आप समझें कि नीतीश कुमार के लिए क्या कुछ एक तरह से बिसात भारतीय जनता पार्टी बिछा रही है। लेकिन नीतीश कुमार भी राजनीति के घाघ हैं, नीतीश कुमार को भी हल्के में आंकने की भूल नहीं करनी चाहिए। नीतीश कुमार के नाम के साथ भले ही पलटू राम लग गया हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो इंडिया गठबंधन में थे तो वो संयोजक पद चाहते थे कि उनको संयोजक बनाया जाए, वो नहीं बनाया गया तो उन्होंने अगले ही दिन बीजेपी इंडिया गठबंधन से वो अलग हटे, बीजेपी का दामन उन्होंने थामा और एक बार फिर से पलट कर वो बीजेपी के साथ चले गए। वहां संयोजक नहीं बनाया जाता तो वो पलट जाते हैं, यहाँ तो उन्हें साफ तौर पर लग रहा है कि नेतृत्व में शायद ही उनके चुनाव लड़ा जाए, लेकिन उनको मुख्यमंत्री तो किसी भी कीमत पर नहीं बनाया जाएगा। और दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की बढ़ती लोकप्रियता से भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से घबराई हुई है। और उसकी एक बानगी अभी हमने देखी थी, एक वीडियो जो पूरी तरीके से वायरल है, जिसमें सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी ये कह रहे हैं गिरिराज सिंह से कि आप तेजस्वी यादव का नाम ना लें, भले ही लालू प्रसाद के नाम को लेकर कुछ भी कहें। तो इससे आप ये समझिए कि पॉपुलैरिटी तेजस्वी यादव की कितनी ज्यादा है कि उससे भारतीय जनता पार्टी खौफ में है। और अगर 2020 की भी हम बात करते हैं तो 2020 में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आरजेडी उभरी थी। और अब ऐसे में ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जिस तरह की राजनीति राहुल गांधी कर रहे हैं, तेजस्वी यादव कर रहे हैं, महागठबंधन कर रहा है, जातिगत समीकरण, जाति जितनी जिसकी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की बात, लोकतंत्र संविधान को बचाने की, और लगातार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की सियासत कर रही है उससे नीतीश असहज तो हैं, लेकिन शायद उनको लगता है अभी वो ऑप्शन उनके पास नहीं है कि वो किसी तरीके से पाला पलटे। तो क्या कभी भी नीतीश कुमार इलेक्शन से पहले कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं? जिस तरह से उनको किनारा किया जा रहा है, उनको दरकिनार किया जा रहा है, और आज भी जो मंत्रिमंडल विस्तार किया गया है उसमें एक भी नाम जेडीयू की तरफ से या जेडीयू के किसी नेता का शामिल नहीं किया गया है। और कुर्मी समाज से कृष्ण कुमार मंटू पटेल को शामिल करके क्या एक तरह से नीतीश कुमार के सामने चैलेंज पेश किया है भारतीय जनता पार्टी ने कि उन्हीं के समाज से देखिए हम मंत्री बना रहे हैं इलेक्शन के 6 महीने पहले, ताकि जो कुर्मी समाज का वोट बैंक है उसको भी साधा जा सके और नीतीश कुमार की जरूरत उस तरह से ना रहे। लेकिन नीतीश कुमार अपने आप में एक बड़ा चेहरा है, लेकिन क्या उस चेहरे का मान भारतीय जनता पार्टी रखेगी, ये बड़ा सवाल है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी पर हम बात करेंगे। मेरे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए।
जिनसे इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं, 3 खास मेहमान आप देख सकते हैं। रविंद्र श्रॉन है मेरे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। रविंद्र जी, स्वागत आपका कार्यक्रम में। डॉक्टर सुनीलम है मेरे साथ, पॉलिटिकल सोशल एक्टिविस्ट हैं। डॉक्टर सुनीलम, स्वागत आपका कार्यक्रम में। राकेश अचल जी, सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका भी बहुत स्वागत कार्यक्रम में। शुरुआत मैं राकेश अचल जी आपसे करना चाहूंगी और फिर डॉक्टर सुनीलम जी आपके पास आऊंगी। राकेश अचल जी, कैसे देख रहे हैं आप इस मंत्री विस्तार को? और 6 महीने पहले मंत्री विस्तार किया गया है, जिस तरह से जातियों का पूरा ख्याल रखा गया है, एक कुर्मी चेहरे को भी इसमें शामिल किया गया है और जेडीयू को पूरी तरीके से दरकिनार किया गया है और लगातार दरकिनार किया जा रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको, नीतीश कुमार की फिर आगे बढ़ती सियासत को? शुक्रिया बुशरा जी। देखिए, बिहार की सियासत हो या कहीं की भी सियासत हो, जब चुनाव सिर पर होता है तो जैसे पुराने जमाने में अक्षौहिणी अपनी सेनाएं जवाबत करनी पड़ती थी, या क्रिकेट का मैच आप देखते हैं उसमें जिस ढंग से खिलाड़ियों को अलग अलग मोर्चों पर लगाना पड़ता है, वैसा ही कुछ अभी बिहार में हो रहा है। लेकिन बिहार में जिस ढंग से जो हो रहा है उसके बारे में आपको याद हो, पिछले एपिसोड में हम लोगों ने बात की थी और तब भी मैंने कहा था कि बिहार में महाराष्ट्र को दोहराया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश बाबू चाहे कुछ कर रहे हैं, लेकिन अब उनकी किस्मत में बिहार का मुख्यमंत्री बनना लिखा नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और उनके चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ेगी, वो चुनाव प्रधानमंत्री के ही चेहरे पर लड़ा जाएगा। ऐसे में जो आज जो मंत्रिमंडल में फेरबदल हुआ है उससे साफ जाहिर है कि ये 7 नए लोग हैं, 7 भारतीय जनता पार्टी के हैं। बाकी की जो 3 घटक दल और है इस अभी मौजूदा सरकार के, उनका एक भी सदस्य इसमें शामिल नहीं किया गया है। तो तैयारी भाजपा की अपनी है। अब नीतीश बाबू नासमझ बने रहें या घुटने के बल बैठ के प्रधानमंत्री जी के पैर छू के अपना बुढ़ापा सुरक्षित करने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन सीधे सीधे ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर दिखाई दे रहा है कि इस बार बिहार की जो विधानसभा है वो भारतीय जनता पार्टी अकेले दम पर जीतना चाहती है। उसे न नीतीश की जरूरत है, न उसे पासवानों की जरूरत है, न उसे जीतन मांझी जैसे लोगों की जरूरत है। तो ऐसे में इतना खौफनाक तरीके से उसने आक्रामक तरीके से अपनी तैयारी की है, उसे देखते हुए कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि अब वहां जेडीयू क्या जो भविष्य है बहुत अंधेरे में है। और वही या तो नीतीश बाबू महाराष्ट्र की तरह जैसे एकनाथ शिंदे चीफ मिनिस्टर से डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए, दरोगा से दीवान बनने को तैयार हों, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह सकते हैं। अन्यथा उनके लिए फिर से करवट बदलने का मौका है कि वो जो मुख्य प्रतिद्वंदी बिहार की राजनीति में आरजेडी है उसके साथ खड़े हों, उसके नेतृत्व को, तेजस्वी यादव के नेतृत्व को स्वीकार करें और अपना भविष्य, उनका तो चौपट हो ही रहा है इस बार, लेकिन अपने बेटे का भविष्य सुरक्षित कर ले। इसको हाल ही में उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। तो देखते जाइए, तेल और तेल की धार। जी जी बिल्कुल। और महाराष्ट्र वाली स्थिति होने जा रही है और ये एक फॉर्मूला है जिसके तहत बीजेपी चल रही है। इसमें कुछ वो प्रिडिक्ट, एक तरह से हम ये कहें कि वो कुछ छिपा भी नहीं रही है, वो जो भी कर रही है बिल्कुल सामने एकदम फेस पर कर रही है, वो ढका छुपके भी कुछ नहीं कर रही है डॉक्टर सुनीलम। और वो लगातार ये बताने की कोशिश कर रही है, कोशिश मैं नहीं कहूंगी, बिल्कुल सीधे तौर पर नीतीश कुमार को बता रही है कि अगर वो सत्ता में वापसी करेंगे तो नीतीश कुमार तो इस बार बिल्कुल भी नहीं बनने जा रहे हैं मुख्यमंत्री। और अगर ऐसा है तो फिर नीतीश कुमार क्या ऐसे ही खामोश बैठे रहेंगे? क्या ऐसे ही बिल्कुल पैरों में पड़े रहेंगे? या फिर जैसे मैं पैरों में पड़े वो फेज नहीं इस्तेमाल करी, बल्कि जो दिख रहा है उसकी मैं बात कर रही हूँ। और अभी भी हमने देखा जब प्रधानमंत्री भागलपुर गए थे तब भी उनकी पूरी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। या फिर वो आपको लगता है कि वो बड़ा फैसला करेंगे, क्योंकि इस मंत्रिमंडल विस्तार में भी कोई जगह नहीं दी गई है? जी बुशरा जी, एक तो अचल जी ने जो बात कही है उससे सहमति व्यक्त करते हुए, उन्हें शिंदे बना दिया जाएगा, ये बच्चा बच्चा बोल रहा है। कुछ छुपी बात नहीं है, अंदर की बात नहीं है, खुली बात है। ये का इस्तेमाल किया जाएगा चोर का, ये भी खुली बात है। पहले चिराग पासवान का इस्तेमाल किया गया था। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि मतलब इस तरीके का प्रपोर्शन, अगर कुछ भी प्रपोर्शन होता
तो इसके अंदर जो मंत्री उन्होंने बनाए, इसमें कम से कम 2 या 3 मंत्री तो जनता दल यू के जो काफी सीनियर लोग हैं, जो अभी तक एडजस्ट नहीं हुए हैं। जातिगत तौर पर ये जो अति पिछड़ों की जो राजनीति करते हैं, अति दलितों की जो राजनीति करते हैं नीतीश, उसमें भी फिट हो रहे थे। चुनाव की दृष्टि से भी उनको बनाना इम्पोर्टेंट था, लेकिन उनको जगह नहीं दी गई। तो ऐसा रहा है कि नीतीश जी को कहा गया है कि भाई या तो ऐसी स्थिति हम कोई भी बना देंगे, आप जानते ही हैं, कभी भी कहीं दंगा करा देना और उसके बाद में राष्ट्रपति शासन लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति बना के और फिर राष्ट्रपति शासन लगा के चुनाव कराएंगे। नहीं तो आप जो है हमारे इतने लोगों को आप मंत्री बनाने का काम करो। मुझे लगता है कि इसी किस्म का ब्लैकमेलिंग या इसी किस्म के दबाव की राजनीति के स्तर के ऊपर ही कोई फैसला हुआ होगा। कोई वॉलंटरीली इस तरीके का कोई भी पॉलिटिकल व्यक्ति इस एडजस्टमेंट के लिए तैयार हो ही नहीं सकता। मैं इसके साथ ये कहना चाहूंगा कि देखिए, फेस तो कोई भी नहीं है, के पास भी कोई फेस नहीं है और जो है जेडीयू के पास भी कोई दूसरा फेस नहीं है। तो फेस तो एक ही नीतीश कुमार है, लेकिन वो नीतीश कुमार को ये बता के रखना कि तुम इतने इनएफिशिएंट हो, तुम 3 बार से चला रहे हो, लेकिन अब तुमसे जो है वो नहीं चल रहा है बिहार, और इसलिए तुम्हारे जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जो डिपार्टमेंट्स आपने अतिरिक्त प्रभार के तौर पे दिए हैं या अपने पास रखे हुए हैं, सबका आप बंटवारा। मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो नीतीश कुमार को अक्षम मुख्यमंत्री जो है वो साबित करने का भी एक अघोषित एक तरीका है। इसके साथ साथ में ये बात सभी जानते हैं कि 6 महीने पहले कोई भी मंत्री बनने का कोई मतलब नहीं है, और जो मंत्री बनते भी हैं, मैं इस बात को अच्छे तरीके से जानता ही हूँ, आप सब लोग तो जानते ही हैं कि मामला पीएमओ का सीएमओ का ही चलता है। और बिहार के अंदर भी बाकी सब लोग जो है, जो मंत्री हैं, बहुत सारे लोग परिचित हैं, बहुत सारे लोग मित्र हैं। वो लोग ये कहते ही हैं, खाती लेके केवल घूमते हैं, फाइलें जो है वो सीएमओ के अंदर वहीं पर ही सब कुछ उनके ऊपर निर्णय हो जाता है। तो जो मॉडल उस तरीके से मोदी जी के यहाँ पर सब फाइलें जाती हैं और कोई कैबिनेट मंत्री का कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं है, उसी तरीके से बिहार के अंदर भी हैसियत नहीं है। लेकिन जब आप अतिरिक्त आप मंत्री बनाते हैं, तो आप ये बात को साबित करते हैं कि जो सीएम है वो अपना काम सही ढंग से नहीं कर पा रहा है, और इसीलिए हम जो है इतने मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बात बिगड़ेगी आने वाले समय में। एक जो रिफ्ट अंदर से चल रहा है, पार्टी के अंदर बाहर नीतीश जी के, बाहर भी चल रहा है, बीजेपी के साथ में चल रहा, लेकिन अभी तक बीजेपी माइंड मेकअप नहीं कर पाई है। भाजपा को अभी भी ये भरोसा नहीं है कि अकेले चुनाव लड़ करके बिहार काम कर सकते हैं। ये तो उन्हें मालूम है कि हम जो है जब नीतीश जी के साथ चुनाव लड़ेंगे, हम सबसे बड़ी पार्टी हो सकते हैं। होंगे नहीं होंगे ये वाली बात अलग है, लेकिन अभी जो है वो बीजेपी का कॉन्फिडेंस जो है वो किसी भी लेवल पे काम नहीं कर रहा है। और अभी भी इंडिया गठबंधन जो वहां पर बना हुआ है, जिसमें तेजस्वी यादव जिसको लीड कर रहे हैं, जिसमें कांग्रेस है, सीपीआई एमएल है, और भी उसके अंदर दल है, मुझे लगता है कि ग्राउंड के ऊपर वो लोग बहुत मजबूत हैं, और इसलिए भाजपा बहुत ज्यादा जो प्रयोग करना चाहती है वो नहीं कर पा रही है। जी जी, बिल्कुल। महत्वपूर्ण बात आपने कही, और तेजस्वी यादव बेहद मजबूत नज़र आते हैं। पिछली बार की भी हम बात करें, 2020 की भी, तो तब भी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो आरजेडी ही बनी थी। और अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम वो साम-दाम दंड-भेद की वो जो सियासत है वो न की होती, तो आज बीजेपी की वहाँ पर सरकार नहीं, बल्कि वहाँ पर महागठबंधन की सरकार होती, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और लगातार जिस तरह की यात्राएँ तेजस्वी ने निकाली, वो भी हमने देखा, और इससे कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसे हल्के में नहीं आंक रही है। और जो एक वीडियो वायरल हुआ है, जो कई दिन से वायरल है, जिसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि आप
तेजस्वी यादव का नाम न लें, आप नाम चाहे लालू प्रसाद यादव का ले लें, उससे भी आप इसको समझिए। लेकिन रविंद्र जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरी पॉलिटिक्स को? नीतीश कुमार को कहाँ खड़ा देख रहे हैं? क्या आपको लग रहा है नीतीश कुमार ये सब कुछ जो देख रहे हैं, जिनको संयोजक नहीं बनाया जाता तो पलटी मारकर चले जाते हैं बीजेपी में, अब तो पूरी की पूरी उनकी सियासत पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। तो क्या आपको लग रहा है वो खामोश इसी तरीके से तमाशा देखते रहेंगे? भाई, नीतीश कुमार को खड़ा कौन देख रहा है? उनको तो सब मोदी के पैरों में पड़ा ही देख रहे हैं। नीतीश कुमार की जो स्थिति आज की तारीख में हो गई है, आप बताइए, ऐसी स्थिति तो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की हमने नहीं देखी। जिस तरह से वो एक मुख्यमंत्री पद की गरिमा रख नहीं पा रहे, हर सार्वजनिक मंच पर वो प्रधानमंत्री को जिस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, तो उन तमाम चीजों से क्या लगता है? और उनके ऊपर जो बार बार आक्षेप लगाए जा रहे हैं, वो सही है गलत है? उनकी स्थिति तो धीरे धीरे बीजेपी ये दिखाना चाहती है, जताना चाहती है कि उनकी शारीरिक स्थिति या मानसिक स्थिति जो है वो नवीन पटनायक से मिलती जुलती हो गई। अब उनकी सेहत, जी, उनकी जो सेहत है वो एक बड़ा सवाल है, और इस चुनाव में बीजेपी यही पूरी कोशिश करेगी कि किसी तरीके से ये दिखाने की कि भाई उनका सेहत जो है वो कहीं स्वस्थ नहीं है, और इसलिए अगर जरूरत पड़ी तो बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। और बीजेपी की मंशा शुरू से यही है कि, और वो कुछ रोज पहले हमने देखा था कि वो बयान भी दिया गया था, विजय कुमार सिन्हा जो है, उन्होंने बोला था कि अटल बिहारी वाजपेयी का सपना तभी पूरा होगा जब बीजेपी का मुख्यमंत्री बिहार में बनेगा। तो ये अब दिशा वही है। बीजेपी का पूरा जो झेल रही है, उनके साथ लेके चल रही है नीतीश कुमार को, वो यही है कि किसी तरीके से मुख्यमंत्री इस बार बीजेपी का बने। चुनाव में साथ जाना उनकी मजबूरी है, अगर साथ नहीं जाएंगे तो बीजेपी, क्योंकि जो आज भी भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बिहार में है, लेकिन आज भी वो जाति का जो उनका जिन जातियों के लिए वो काम करती है विशेष तौर पर, उन्हीं की पार्टी बन के रह गई है। बिहार की पॉलिटिक्स पूरे देश में मुझे लगता है कि वाहिद पॉलिटिक्स है बाकी मुल्कों के, बाकी प्रदेशों के मुकाबले में, जहां आज भी लीडरशिप या तो दलितों के हाथ में है या फिर ओबीसी समाज के हाथ में है। तो ऐसे में बीजेपी आज तक इतने बरस के बाद भी कोई बड़ा दलित चेहरा या ओबीसी चेहरा अपनी पार्टी में पैदा नहीं कर पाई है, उसको इतना बड़ा नेता नहीं बना पाई। इसलिए बीजेपी की मजबूरी है कि ओबीसी समाज के वोटों के लिए या मुस्लिम जो वोट हैं उनके लिए नीतीश कुमार को साथ रखना पड़ेगा, ताकि नीतीश कुमार को ये दोनों जातियां वोट दे सकती हैं। अगर सिर्फ बीजेपी का मुकाबला होगा तो स्थिति फिर वही होगी जो हमने पहले देखा था, 2015 का इलेक्शन था, जब लालू प्रसाद यादव और नीतीश दोनों ने मिलकर बीजेपी को हरा दिया था। अकेले बीजेपी चुनाव बिहार में नहीं जीत सकती, वहां के समीकरणों में कोई ज्यादा अंतर नहीं आया है। बीजेपी को साथ रखना जेडीयू को मजबूरी है, लेकिन जेडीयू को इस बार साथ रखना और ये बार बार कट टू द साइज दिखा देना कि आप केवल एक टेम्परेरी अरेंजमेंट हैं, इलेक्शंस के बाद आपको हटाया जाना तय है। इस तरीके के अपने जो वर्कर्स हैं उनमें एक संदेश देने की कोशिश बीजेपी की है। और देखिए, हैरानी की बात है कि जेडीयू इसका प्रतिरोध कर नहीं पा रही है, क्योंकि जेडीयू की स्थिति भी कमोबेश वैसी हो गई है जैसी नवीन पटनायक की पार्टी की हो गई थी, जैसी स्थिति हम लोगों ने एआईएडीएमके की देखी थी कि जयललिता के जाने के बाद अब वहां कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो बीजेपी के सामने खड़ा वहां पर हो पाए, और इसलिए बीजेपी अपनी मनमर्जी से सत्ता वहां पर चला रही थी जब एआईएडीएमके की सरकार थी। वैसी ही स्थितियां बिहार में हो गई हैं, वैसी ही स्थितियां हमने देखा कि नवीन पटनायक के साथ भी हो गई थी। तो अब बिहार में बड़ा महत्वपूर्ण है कि इस बार के जो इलेक्शन होंगे उसमें बीजेपी देखना पिछली बार के मुकाबले में एक तो ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, ताकि वो खुद अपना, अगर उनको इतनी सीटें मिल जाएं, चेहरा नीतीश कुमार का होगा और उनको अगर इतनी सीटें मिल गई कि वो खुद अपनी सरकार बना पाए, तो फिर उनको नीतीश कुमार को चुनाव के बाद दूर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर कहीं जरूरत पड़ी तो नीतीश कुमार, अभी फिलहाल ऐसी स्थिति तो लग नहीं रही है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी में भी जो फैसला करने वाले लोग हैं वो बीजेपी के ही हैं। तो नीतीश कुमार या तो खुद फैसला करें, अगर खुद फैसला करने की स्थिति में वो हैं तो शायद वो इस बात का निर्णय कर सकते हैं कि वो बीजेपी के साथ रहें या ना रहें। अगर वो खुद फैसला ना करेंगे, पार्टी फैसला करेगी, तो पार्टी में बड़े नेता जो फैसला करने की स्थिति में हैं
वो अब बीजेपी ने अपने लोगों को वहां पर स्थापित कर दिया है और अब पूरा गेम उन्हीं के हाथ में है। तो ये कहानी अभी की है। दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस भी वैसा ही चुनाव इस बार लड़ना चाहती है कि अपना कुछ जनाधार जो है वो बढ़े, और उसके लिए कांग्रेस को बड़ी जरूरत पड़ेगी पप्पू यादव की। पप्पू यादव जब साथ होंगे तो अपने इलाकों में जिस इलाके से पप्पू यादव चुनाव लड़ते रहे हैं, पूर्णिया के आसपास का पूरा जो मिथिला का एरिया है, उस इलाके में वो मजबूत हैं। और कन्हैया कुमार को साथ लेंगे। कन्हैया का अपना कोई वोट बेस बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा क्या छोटा बड़ा भी नहीं है, लेकिन वो कम से कम सुर्खियां बटोरने में माहिर हैं। वो अपने हिसाब से जो इलेक्शन को कैंपेन को रन करने में कांग्रेस पार्टी को वहां पर मजबूत अखबार में और टेलीविजन में सुर्खियां बटोरने में वो माहिर हैं, और कांग्रेस को उसका बेनिफिट मिल सकता है। बाकी तो इलेक्शन पूरा मुख्य मुकाबला जो है वो लालू प्रसाद की पार्टी और बीजेपी के बीच में ही है। और नीतीश कुमार अगर सही स्थिति में हैं, क्योंकि हमको उनकी मानसिक स्थिति का भी नहीं पता, शारीरिक स्थिति का भी नहीं पता, अगर वो सही स्थिति में हैं तो वो मुख्यमंत्री बना रहना चाहेंगे। और बना रहने की स्थिति ये है कि बड़ी पार्टी जो बनेगी, अगर उनकी बीजेपी के साथ ताल्लुकात में कुछ दिक्कत आ गई तो वो नीतीश कुमार आरजेडी में जाने में उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर बीजेपी की सरकार आई और नीतीश कुमार हेल्म ऑफ अफेयर्स पर बने रहे उसी ताकत के साथ जैसे वो बने रहना चाहते हैं, तो फिर ये सरकार चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल जो है स्थितियां जो दिख रही हैं उसमें यह है कि बीजेपी कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में है, और तेजस्वी यादव को थोड़ी और ज्यादा मेहनत वहां पर करनी पड़ेगी। ग्राउंड जो रियलिटीज हैं वो उतनी आसान अभी नहीं है। और खास तौर पर जो बार बार हम लोग जो सुन रहे हैं कि चुनाव आयोग कैसे कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन को कैसे मैनेज किया जा रहा है, ये तमाम बातें हम लोग बार बार सुन रहे हैं। और अभी कुछ रोज पहले मैं आरजेडी के नेता से मिल भी रहा था, उनके कार्यक्रम में मैं मिला था एक सांसद से, तो उनका ये कहना था कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, हम लोग ग्राउंड पे अभी आखिरी दिनों में काम करेंगे, लोग हमको वोट डालना चाहते हैं, लेकिन हम लोग जीत नहीं पाएंगे। मैंने कहा क्यों जीत नहीं पाएंगे? बोले कि हम लोग इसलिए जीत नहीं पाएंगे कि हमारी आंखों के सामने सब कुछ मैनेज किया जा रहा है, इलेक्शन का पूरा सिस्टम को हमारी आंखों के सामने मैनेज किया जा रहा है। उसमें सारी चीजें आ गई, वोट जोड़ने घटाने की बात भी आ गई, उसमें प्रशासनिक अधिकारियों का जो काम करने का तरीका है वो भी आ गया, उसमें उन्होंने पूरी डिटेल में तफसील से तमाम बातें बताई। तो इन स्थितियों को भी बहुत आक्रामकता के साथ तेजस्वी को डील करना पड़ेगा, अपनी कैंपेनिंग को और ज्यादा धार देनी पड़ेगी, तब जाके वो ठीक तरीके से मुकाबले में आएंगे। क्योंकि उनका मुकाबला केवल पॉलिटिकल पार्टीज के साथ नहीं है, प्रशासन के साथ भी उनको लड़ना है, और इन सब के अलावा उनको चुनाव आयोग के साथ भी लड़ना है। पहला इलेक्शन होगा ज्ञानेश कुमार का, और वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे साहब को कोई नया तोहफा देने की। बिल्कुल, सारी बात का सार जो है वो आपने आखिरी लाइन में था आपकी, कि ज्ञानेश कुमार जो है वो अपने साहब को तोहफा देने की पूरी कोशिश नहीं, वो सब कुछ अपना निछावर कर देंगे, इसीलिए तो उनको बनाया गया है। और राजीव कुमार के बाद और ज्यादा कैपेबल हैं वो, इसलिए उनको बनाया गया है। और ज्यादा नजदीकियां उनकी अमित शाह से हैं और नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी से हैं, इसमें कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, तो तथ्य हैं। लेकिन फिर राकेश विचल जी, आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट यानी कि महागठबंधन की स्थिति को आप कैसे देखते हैं, कैसे आंकते हैं, और क्या स्ट्रैटेजी आपको लगता है उनको अपनाने की जरूरत है? अभी वक्त है, वक्त रहते उनको चेतना बहुत जरूरी है, कहीं किसी ओवर कॉन्फिडेंस में वो ना आ जाएं कि भाई एंटी इनकम्बेंसी है या बहुत सारी चीजें हैं जो नीतीश कुमार के अगेंस्ट या बीजेपी के अगेंस्ट जाती हैं। क्योंकि दिल्ली, महाराष्ट्र और जो बाकी जगह हैं जहां पर बीजेपी चुनाव जीती है, उससे बिहार को कंपेयर नहीं किया जा सकता। बिहार की सरजमी थोड़ी अलग है और बिहार एक क्रांतिकारी जमीन के तौर पर भी जाना जाता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। तो आप कैसे यहाँ पर देखेंगे ये मंत्रिमंडल का विस्तार और महागठबंधन की स्थिति और उनकी स्ट्रैटेजी? देखिए, ये तो आपने बहुत यक्ष प्रश्न कर दिया है कि उनकी रणनीति के बारे में हम लोग बैठ के यहाँ से बता पाए। हालांकि रविंद्र जी ने संकेत दिए हैं, मुझे जो आकलन मैं कर पाता हूँ उसके हिसाब से लगता है कि बिहार अकेला ऐसा राज्य है जहां अभी भी इंडिया जो गठबंधन है INDIA वो इंटेक्ट है, वहां उसमें कहीं कोई दरार नहीं है। जो रिश्ते पहले थे आरजेडी के साथ कांग्रेस के वो आज भी हैं, और जो छोटे दल जितने भी हैं, वामपंथी दल हैं, निर्दलीय हैं, पप्पू यादव का जिक्र हुआ,
ये सब अभी एक ही बुके में शामिल हैं। इनके बीच में कहीं कोई मतभेद दिखाई नहीं दे रहा है। दूसरी बात है कि आरजेडी की लड़ाई या महागठबंधन की लड़ाई कैसी होगी। तो लड़ाई तो वैसी होगी जैसी चुनाव में होती है। महाराष्ट्र में भी मिलकर सब लड़े थे, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी। लेकिन अब जो साम दाम दंड भेद के बाद धर्म भेद और मशीन भेद भी आ गया है, वो सबसे भारी पड़ने वाला है बिहार के चुनाव पर भी। और हाल में जो कुंभ हुआ है, महाकुंभ जिसको कहा गया है कि आधा भारत डुबकी लगा लिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को ये यकीन है कि वो इस महाकुंभ का पुण्य अर्जित कर लेगी बिहार में। लेकिन मुझे लगता है कि वहां पे उल्टे बांस बरेली के भारतीय जनता पार्टी को जाना पड़ सकता है, क्योंकि भगदड़ में जितने भी ज्यादा लोग मरे, 30 में से जो भी संख्या रही है, वो अधिकांश बिहार के लोग थे। दूसरी बात है, बिहार के लोगों ने सबसे ज्यादा इस एक महीने में भुगता, इस जो महाकुंभ का जो उन्माद चला है, तो बिहार इसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी है। तो वहां भारतीय जनता पार्टी को ये जो चरित्र नायक के रूप में उभर के सामने आने वाली नहीं है। वहां उसकी भूमिका खलनायक की ही रहेगी। और इस मामले में आरजेडी के अभी जो पत्ते हैं खुले नहीं है। फिर भी मुझे लग रहा है कि जो जेडीयू है वो चुनाव से ठीक पहले टूटने वाली है। उसके जो बड़े नेता हैं, जैसा कि आप बीच में आप लोगों ने कहा कि वो भारतीय जनता पार्टी के एक तरह से डेपुटेशन पे काम कर रहे हैं जेडीयू में रह के, तो जेडीयू को ठीक वैसे ही टूटना पड़ेगा जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना टूटी। और जेडीयू अब अगर टूटती है तो उसमें कुछ बचना नहीं है, क्योंकि नीतीश बाबू की मुट्ठी खुल चुकी है। केसी त्यागी जैसे 2-4 लोग बचे हैं जो जेडीयू को बचाए हुए हैं। तो वो जिस दिन खिसक गए उस दिन जेडीयू समाप्त। तो सीधी सीधी लड़ाई आरजेडी यानी महागठबंधन और बीजेपी के बीच में होगी। जेडीयू तो ये जो आज गठबंधन जो हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है बिहार में, उससे साफ हो गया कि जेडीयू की ताकत छिन गई है। तब उसमें मटकी में दही बचा नहीं है। जो कुछ था वो सब भारतीय जनता पार्टी ने छीन लिया है। वरना आपने कभी देखा पिछले 20-25 साल में कि कोई मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार हो अपने ही पार्टी को एक जगह न दिला पाए? 7 सीटें अगर जोड़ी जा रही हैं मंत्रियों की, तो उसमें एक सीट जेडीयू को नहीं मिल रही है। तो जाहिर है कि नीतीश बाबू का तो खेल खत्म हो गया है। अब वो ने अगर एकनाथ शिंदे बन के बिहार में रहना है तो वो बीजेपी के साथ रह सकते हैं, अन्यथा बीजेपी की तैयारी 100% अकेले चुनाव लड़ने की है। सबसे ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, सबसे ज्यादा सीटें लाने की कोशिश करेगी, और उसकी कोशिश होगी कि सरकार उसकी अपनी बने। बाकी के लोग अगर पालकी उठाने के लिए साथ चलना चाहते हैं तो उसे कोई गुरेज नहीं होगा। लेकिन लड़ाई ठीक महाराष्ट्र पैटर्न पर होगी, और लड़ाई में मशीन बल और धर्म बल दोनों अतिरिक्त फोर्स के रूप में काम करेंगे। तो रोचक होगी लड़ाई, क्योंकि महागठबंधन की स्थिति महाराष्ट्र से थोड़ा अलग है बिहार में। अभी वहां पर ताकत आरजेडी की बरकरार है, ऊर्जा से भरे हुआ नेतृत्व है वहां। और वो इन सब अनुभवों को देखते हुए हरियाणा में जो हुआ, दिल्ली में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, मुझे लगता है कि अतिरिक्त सावधानी बरतेंगे और ढंग से लड़ेंगे। जी जी, बिल्कुल। और फूँक-फूँक कर उनको कदम रखना भी चाहिए, क्योंकि अस्तित्व की ये लड़ाई है तमाम पार्टीज़ की। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी एक के बाद एक तमाम राज्यों पर काबिज़ होती जा रही है। उसको एक सेट फ़ॉर्मूला उसके हाथ लग गया है चुनाव आयोग के साथ, और किस तरह से साथ मिलकर वो जो कुछ कर रही है, जिसके बाद लगातार विपक्ष करता भी रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ के ज़रिए, लेटर के ज़रिए, पार्लियामेंट के अंदर, पार्लियामेंट के बाहर लगातार इस मामलों को वो उठाता रहा है। लेकिन उसके बाद भी उसे चुनाव आयोग से तो वो कोई जवाब अभी तक मिला नहीं है, ये भी साफ है। अब ऐसे में डॉक्टर सुनीलम जी, कैसे अब आप बिहार की सियासत को आगे बढ़ता देख रहे हैं? क्या आपको लगता है अब नेक्स्ट अगर कुछ होने जा रहा है तो वो ये हो सकता है कि नीतीश कुमार की पार्टी में ही दो फाड़ हो जाएं? क्योंकि अनऑफिशियली तो साफ नजर आते हैं कि कितने वो चेहरे हैं जो बीजेपी में शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन बीजेपी के कहने और बीजेपी के साथ मिलकर ही वो काम करते हैं, जिसकी बात लगातार तेजस्वी यादव कहते रहे हैं कि भाई देखिए, जो सरकार है बिहार की वो तो चल तो दिल्ली से ही रही है, और ये तमाम जो चेहरे आपको नजर आते हैं वो भले ही जेडीयू में हो लेकिन बीजेपी के साथ मिलकर वो काम करते हैं। वो हमने देखा भी है, उन नामों की चर्चा लगातार होती भी रही है। तो अगर नीतीश कुमार कोई फैसला करते हैं, अगर नीतीश कुमार का जमीर जागता है और वो फैसला करते हैं
बीजेपी के साथ न जाकर उधर जाने का, तो आपको लगता है कि नेक्स्ट स्टेप फिर जेडीयू का टूटना ही होगा? बुशरा जी शुक्रिया। असल में पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो बात यहाँ पर रवीन जी ने कही थी कि उड़ीसा के नवीन पटनायक जी जैसी स्थिति, अब मेरा कहना यह है कि जो कुछ भी बताया गया उड़ीसा के अंदर, वो मीडिया ने एक हवा बना दी, और हवा ये बना दी कि बीमार हैं, आसक्त हैं, इंडियन सब कुछ कर रहे हैं, वो खुद कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पॉलिटिकल फैसले भी उनके सब लेते हैं। आपको मालूम है कि जब उसके बाद में जब चुनाव हार गए, उसके बाद में उन्होंने जिलों का दौरा भी किया, उसके बाद में अपने कार्यकर्ताओं की वो रेगुलर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, उसके बाद में वो पॉलिटिक्स में एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। तो जो एक मीडिया ने बनाना किया था, मोदी मीडिया उसी तरीके से नीतीश जो है वो बीमार है, नीतीश जो है वो मेंटली और फिजिकली जो है एक तरीके से डिसेबल हो चुके हैं। मुझे लगा है कि ये मीडिया एक पूरा कैंपेन है जिसमें उनके बहुत नजदीकी लोग भी फंस जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग खुद मेरे से ही पूछते हैं जो उनकी पार्टी के लोग हैं कि आपको तो मालूम होगा डॉक्टर सावंतर की बात। तो इससे पता चलता है कि एक कैंपेन चल रहा है, जो कि मोदी मीडिया का कैंपेन है, और जब मोदी कोई कैंपेन चलाता है तो वो भाजपा का ही आईटी सेल जो डिक्टेट करता है उसी के हिसाब वो काम होता है। ये एक बात। दूसरी बात मैं कहता हूं कि मैं बिल्कुल ये मानता नहीं हूं कि नीतीश कुमार खत्म हो गए हैं। मैं ये भी बिल्कुल नहीं मानने को तैयार हूं कि जो है वो दो फाड़ हो जाएगा और जनता दल यू खत्म। जनता दल यू भले ही इलेक्टोरली उसके पास में ताकत बहुत कम हो गई हो, लेकिन उसका एक अपना जनाधार है। बहुत सारे पुराने लोग जो सोशलिस्टों का करते रहे हैं, जो कि नीतीश जी के तमाम सारे जो इक्वेशंस हैं उससे वो अनकंफर्टेबल है, लेकिन वो ग्राउंड है, वो गांव के लोग हैं, उनकी अपनी जेडीयू की लीडरशिप है, तो वो कैसे खत्म होने वाली नहीं है। जहां तक तोड़ने का खतरा है, वो खतरा तो उसी दिन से बना हुआ है जिस दिन देश की जनता ने 400 की जगह पर 240 तक सीमित कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। उसी दिन से ये तय हो गया कि आज नहीं तो कल, चाहे नीतीश की पार्टी हो, चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, चाहे जो है शरद पवार की पार्टी हो, मतलब आप समझिए कि कम से कम उन्हें जब 200 तक पहुंचना है तो 240 उनके पास है, तो 30 लोग मैनिपुलेट करना है। स्वाभाविक तौर पर जो भी उन्हें सॉफ्ट टारगेट मिलेगा, आपको मैं रोक रही हूँ, उसके अंदर आप सिग्नल्स में बहुत दिक्कत आ रही है। सुनीलम जी, अगर आप रिकनेक्ट कर लें, क्योंकि सिग्नल्स में बहुत दिक्कत आ रही है, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच पा रही है दर्शकों तक। तो मैं कहूंगी कि आप रिकनेक्ट कर लें ताकि आपकी बात सही ढंग से लोगों तक पहुंच पाए। और इतने में मैं रविंद्र जी आपके पास में आ रही हूँ। क्या रविंद्र जी आपको भी लग रहा है कि अब नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि हालांकि सुनीलम जी इससे इनकार कर रहे हैं कि कोई पार्टी टूट जाएगी या दो फाड़ उसमें हो जाएंगे, लेकिन क्या फिर ये तमाशा नीतीश कुमार ऐसे ही देखते रहेंगे? क्या वो अपनी राजनीतिक एक तरह से मौत तो मैं नहीं कहूंगी कि, लेकिन राजनीतिक खात्मे की का इंतजार वो ऐसे ही बैठकर करते रहेंगे? कुछ तो नीतीश कुमार, क्योंकि उनको लग रहा है, उनको भी पता है ये उनकी आखिरी पारी है, उनको लगातार दरकिनार किया जा रहा है, उनकी अहमियत को खत्म किया जा रहा है, उनको एक तरह से पपेट सिर्फ बना दिया गया है। नीतीश कुमार तो ऐसे नहीं है, नीतीश कुमार तो सख्त फैसले लेने के लिए जाने जाते रहे हैं। वो इस तरह के नेता नहीं है कि किसी की कठपुतली बनकर वो इस तरह से डांस करते रहे। बात तो ठीक है आपकी, लेकिन अभी समय नीतीश कुमार का शायद साथ नहीं दे रहा है, और अब वो धीरे धीरे उसी स्थिति में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं जिस स्थिति में एक जमाने में जॉर्ज फर्नांडिस चले गए थे, इनके गुरु जो। अब लगभग वैसी स्थिति हो गई है नीतीश कुमार की। अब उनका चेहरा जरूरी है जदयू के लिए। अगर उनके चेहरे की जरूरत ना होती तो आज की स्थिति में बीजेपी जेडीयू को भी शायद अपनी पार्टी में मर्ज कर लेती, और इसके लिए उन्होंने नीतीश कुमार के अलावा बाकी सब जगह अपने सिपह सलार बिठा दिए हैं। जिस दिन जरूरत पड़ेगी, इस विधानसभा चुनाव तक नीतीश कुमार का रहना बहुत जरूरी है बीजेपी के लिए। जिस दिन विधानसभा का चुनाव खत्म होगा उसके बाद न नीतीश कुमार की जरूरत है न जेडीयू की जरूरत है।
तो इसलिए अभी नीतीश कुमार के हाथ में कोई ताकत रह गई है, इस बात की तो संभावना बहुत कम है, बहुत कम ताकत उनके पास रह गई है। और बार-बार देखिए उनके शरीर पे, उनकी मानसिक स्थिति, उनकी शारीरिक स्थिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। और नीतीश कुमार ऐसे बड़े गिने-चुने नेताओं में शामिल हैं, बुशरा जी, कि जो पिछले 3-4 चुनाव में जिन्होंने एक इंटरव्यू भी नहीं दिया होगा किसी मीडिया हाउस को। पिछले 2-3 कम से कम 3 इलेक्शन तो मुझे याद आ रहे हैं कि उन्होंने किसी को इंटरव्यू दिया ही नहीं। ना अपने विधानसभा चुनाव में, ना लोकसभा चुनाव में कैंपेनिंग के दौरान, कोई बड़ी योजना लॉन्च करने के समय, कोई चुनाव में मतलब मीडिया के साथ जो दूरी उन्होंने बना के रखी है, केवल आते हैं, कभी-कभार जरूरत पड़ती है तो बाइट दे देते हैं। तो इसलिए कोई ऐसा सही तरीके से बता पाए, ऐसे जर्नलिस्ट अब कोई है नहीं जो कह सके कि उनकी स्थिति जो है वो किस तरह से है। और ना दुनिया को देखने का मौका मिल रहा है कि नीतीश कुमार किस तरह से एक्टिव हैं कि नहीं हैं, और खुद फैसले कर पाने की स्थिति में है कि नहीं है। तो ऐसी स्थिति में ज्यादा यही लग रहा है कि अभी बीजेपी के हाथ में ही गेम है, और मुख्य मुकाबला बीजेपी वर्सेस लालू यादव ही वहां पर रहने वाला है। नीतीश कुमार अब अपने से पार्टी बदलने की, या पार्टी का गठबंधन बदलने की, या फिर लीडरशिप में चेंज करने की स्थिति में मुझे लगता नहीं है, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा मौका था जब लोकसभा चुनाव के समय का था, जब एनडीए गठबंधन को सीटें कम पड़ गई थी। उस टाइम पे इस तरह के भी कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार को तो प्रधानमंत्री तक बनने के लिए प्रपोज किया जा सकता है। तब भी उन्होंने अगर पार्टी नहीं बदली, उन्होंने तो अब वो तो स्थिति मुझे लगता है चली गई है, और अब तो बीजेपी की पूरी सरकार है। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार शायद उस तरह का रिस्क ना लें, या उतनी ताकत ना दिखा पाएं। और विधानसभा में भी बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं है, 44 विधानसभा सीटें आई थी। तो और आखिरी इलेक्शन है, अपने बेटे को स्थापित करना है, तो तमाम वो चैलेंजेस हैं, प्लस पार्टी के भीतर से भी चैलेंजेस मिल रहे हैं। मेरे हिसाब से तो नीतीश कुमार अब ये तो नहीं कर सकते। अब तो बस यही है कि बीजेपी उनको कितना स्पेस दे पा रही है। जितना बीजेपी स्पेस देगी उतना नीतीश कुमार लड़ पाएंगे। और आज की जो स्थिति, 7 जो पद मिले हैं मंत्रिमंडल में, उसके बाद तो लगभग क्लियर हो गया है कि अब तो सारे बीजेपी इज कॉलिंग द शॉट्स। दिल्ली से पटना में तो कुछ बचा नहीं है, सरकार दिल्ली से चल रही है। जैसे बाकी स्टेट्स में हम लोग देखते हैं, वैसी हालत नीतीश कुमार की पार्टी की भी हो गई है, और बिहार की सरकार की भी स्थिति कमोबेश वैसी ही दिख रही है। जी बुशरा जी, बिल्कुल। और इसी तरह की स्थिति जो है यहाँ पर नजर आ रही है। और पिछली बार की भी अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर सुनीलम, भले ही बड़े भाई की भूमिका में थे तब नीतीश कुमार, उनकी जिद को माना गया, लेकिन जब नतीजे आए तो पता चला कि नुकसान कितना हुआ है। हालांकि उनका परफॉर्मेंस बेहद खराब पिछली बार भी रहा था, और इस बार फिर एंटी इनकम्बेंसी उनके पास, लोगों को ये भी कि भाई ये तो किधर भी चले जाते हैं, ये भी लोगों के दिमाग में रहेगा। तो परफॉर्मेंस पिछली बार से अच्छा हो जाए इसकी उम्मीद तो नहीं की जा सकती, पिछली बार से खराब होगा ये तो नजर आ रहा है जेडीयू का। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि फिर बीजेपी तो जाहिर सी बात है इसलिए बता रही है कि हम आपको ढोके नहीं चलेंगे, अब हमने आपका इस्तेमाल भरपूर कर लिया, हमने अब आपके यूज एंड थ्रू की पॉलिसी का इस्तेमाल करते हुए अब हम अपने दम पर सरकार बनाएंगे, बिल्कुल महाराष्ट्र की तरह। हालांकि वहां फुल मेजोरिटी उनकी अकेली पार्टी के नहीं आई, लेकिन वो बहुत मजबूत अब हो गए हैं। शिवसेना का इस्तेमाल कर लिया, एनसीपी को तोड़ दिया, और अब वहां पर वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। शिवसेना का तो उन्होंने एक तरह से अस्तित्व ही खत्म करने की पूरी कोशिश उन्होंने की, जिसमें बहुत हद तक कामयाब हुए। तो अब वही सब चीज वो जेडीयू के साथ भी करेंगे, इसमें कोई दो राय तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या नीतीश कुमार को हम शिवसेना या फिर उद्धव ठाकरे से कंपेयर कर सकते हैं? मुझे लगता है कि कंपेयर हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि आपने देखा कि उस तरीके से लोग नहीं बिके। ये एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से शिवसेना के लोग बिक गए, एनसीपी के लोग बिक गए, तो बहुत कम लोग थे बिक सकते थे। भाजपा जो है, अगर वो खरीद सकती है, मतलब 50-50 करोड़ रुपया खर्च करके, अगर वो जो है अपनी शिवसेना और एनसीपी के लोगों को तोड़ करके अगर वो महाराष्ट्र में सरकार बनाने का काम शिंदे की कर सकते हैं, तो ये बिहार में भी कर सकते थे। बिहार में तो ज्यादा गरीबी है, बिहार में तो उस तरीके से उतना चुनाव में खर्चा आज भी नहीं होता है कंपैरेटिवली साउथ में जो खर्चा होता है और जो महाराष्ट्र में जिस तरीके का खर्चा होता है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बिहार की तासीर अलग है, उसका एक
जो है आपने झारखंड के अंदर भी आपने ये देखा कि आदिवासी हैं, गरीब, लेकिन जेल में मुख्यमंत्री को डाल दिया, लेकिन वो टूटे नहीं, वहां के आदिवासी विधायक बिके नहीं। तो मेरा मतलब ये है कि वो रिपीट करना महाराष्ट्र को तो संभव नहीं है। हालांकि जो है मैंने इसलिए बताया कि आपको ये ग्राउंडेड पार्टी है, लेकिन स्वाभाविक तौर पे सब कुछ निर्भर इस बात के ऊपर करेगा कि नीतीश जी का स्वास्थ्य किस तरीका रहता है। इमेज आज भी उनकी किसी भी दूसरे व्यक्ति से ज्यादा बेहतर है। विथ ऑल सेड एंड डन, मतलब पलटू राम भी लोग जो बोलते हैं, उसके बाद भी जब उनसे पूछा जाता है कि कौन और दूसरा ऐसा व्यक्ति है जो बिहार को बेहतर ढंग से समझता हो और जिसने बिहार के विकास के लिए बेहतर और ज्यादा कंट्रीब्यूट करने का काम हो, तो लोग उसके अंदर नाम नहीं बता पाते हैं। तो आज भी उनकी इमेज तो इंटैक्ट है, लेकिन उनके स्वास्थ्य को लेकर के, उनकी फिजिकल एबिलिटी को लेकर हम सारे सवाल खड़े होते हैं, जिसका जवाब ये कहा जाए कि किसी के पास में भी नहीं है। तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा मुख्य तौर पर। और भाजपा जो है वो अपनी सरकार बनाना चाहती है, ये जग जाहिर बात है। वो नीतीश कुमार को खत्म करना चाहती है, ये भी जग जाहिर बात है। और ये भी एक बात साफ है कि आरजेडी आज के पहले भी सबसे बड़ी ताकत बिहार में और आज भी वो सबसे बड़ी ताकत है। तो कुछ बातें बिहार की पॉलिटिक्स में साफ है और ये सही है कि नीतीश कुमार कोई अकेले सरकार नहीं बना सकते, लेकिन मुख्य सवाल ये है कि नीतीश कुमार के बिना सरकार बना सकती है? तो आज भी उसका जवाब है कि वो नहीं बना सकती है। और ये जवाब ग्राउंड से आता है, ये जवाब पॉलिटिकल एनालिस्ट देने का काम करते हैं। और ये जो है, जो इनसिक्योरिटी है, मतलब जो एक कॉन्फिडेंस की कमी भाजपा की लीडरशिप के अंदर या सेंट्रल लीडरशिप के अंदर बिहार को लेके जो दिखलाई पड़ती है, उससे ये पता चलता है कि वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं। बीजेपी अगर वो कॉन्फिडेंट होती कि हम अकेले सरकार बना सकते हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के तौर पर हम आ सकते हैं, हमको नीतीश कुमार की अब चुनाव में जरूरत नहीं है, तो उन्होंने कब गिरा दी होती, कब के चुनाव करा लिए होते, कब के वो उन्होंने अपना मुख्यमंत्री बना लिया होता। और ये भी बात सभी लोग जानते हैं कि कोशिश उनकी, ये सब जो कुछ हो रहा है, वो उसके पीछे एक ये साजिश भी काम कर रही है कि किस तरीके से अपना चीफ मिनिस्टर बिहार के अंदर चुनाव के पहले बना लिया जाए ताकि उसकी लीडरशिप के अंदर चुनाव हो। ये साजिश भी चल रही है और ये साजिश को नीतीशवादी भी जानते हैं, उनकी पार्टी भी जानती है और बिहार के सब लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये सब चल रहा है। लेकिन इतना आसान नहीं है। जो बात आई कि नीतीश कुमार जो है, हो सकता है कि याददाश्त के अंदर कभी कभी जो होता है, मतलब जो एक जिसे कहते हैं कि फर्स्ट स्टेज के अंदर जो अल्जाइमर्स की बात जब आती है या कुछ आती है, तो उसमें होता है कि कभी कभारे जो है भूलने की बात हो सकती है। लेकिन पॉलिटिक्स की समझ, पॉलिटिक्स की पकड़ और लोगों से कांटेक्ट बनाने की जो स्थिति है, वो आज भी उनकी बरकरार है। तो इसलिए हम नीतीश कुमार को आउटराइट रिजेक्ट हम नहीं कर सकते, ये मेरी निश्चित राय है। जी बिल्कुल। और ये तो खैर बीजेपी भी नहीं कर रही है कि वो आउटराइटली रिजेक्ट, अगर रिजेक्ट कर रही होती तो नीतीश कुमार को अब तक बहुत बड़ा खेल हो चुका होता उनको लेकर, क्योंकि वो खरीद फरोख्त में उनसे ज्यादा माहिर तो कोई पार्टी है नहीं। चाहे वो फिर सांसदों की बात करें, विधायकों की बात करें, पार्टी को तोड़ने की बात करें, अपना मुख्यमंत्री बनाने की बात करें, बीजेपी के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बीजेपी ये कभी भी कर सकती है। लेकिन एक तो उसे ये पता है कि अभी नीतीश कुमार को उसकी बहुत सख्त जरूरत है, लेकिन वो साथ ये भी इंडिकेशन पार्टी को भी दे रही है, जेडीयू को भी दे रही है, नीतीश कुमार को भी दे रही है कि इस बार वो सब नहीं होगा जो अब तक होता रहा है। आपको छोटा भाई ही बनना पड़ेगा अगर आपको हमारे साथ रहना है, वरना हमने आपका इस्तेमाल अब कर लिया और अब हमें इलेक्शन तक तो आपकी जरूरत है, लेकिन उसके बाद नहीं होने जा रही। ये वो साफ तौर पर बताते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका सुनीलम जी, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।